पिता का बेहतरीन कारनामा। सोनम, ओ सोनम, पता नहीं ये बुढ़िया कहाँ मर गई। सोनम भागते हुए आई और बोली, माँ जी की कमर में बहुत दर्द है, वो आराम कर रही हैं। अरे आराम? यहाँ क्या बस आराम फरमाने के लिए आई हैं? नीतू ने चिल्लाते हुए कहा और दनदनाते हुए उनके कमरे में गई, जहाँ दर्द से सुलेखा जी कराह रही थी। कल बहू ने जानबूझकर उनके कमरे के आगे तेल गिरा दिया था। वहाँ पर फिसलने के कारण उनके रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। वो रात से ही कराह रही थी, लेकिन किसी ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी नहीं समझा। नीतू सुलेखा जी के पास गई और सुलेखा जी का हाथ खींचते हुए बोली, बुढ़िया, ये तेरा गांव नहीं है जहां तुम अपनी मनमर्जी करेगी। ये मेरा घर है, यहाँ सब नियम से होता है। और हाथ खींचते ही सुलेखा जी दर्द से कराह उठी और बोली, बहू, आज के लिए बकस दो, कल टाइम से कर दूंगी। सुलेखा जी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख सोनम बोली, भाभी जी रहने दीजिए ना माँ जी को, आज उनकी जगह पर उनके हिस्से का सारा काम मैं कर दूंगी। नीतू बोली, नौकरानी हो नौकरानी की तरह रहो, मुझे ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, काम तो ये बुढ़िया ही करेगी। इतना कहकर नीतू सुलेखा जी को खींचते हुए ले जाने लगी। सुलेखा जी दर्द से बिलबिला रही थी, तो सोनम से ये सब आज बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर 2 तमाचे नीतू के गाल पर जड़ दिए। बस भाभी जी, बहुत हुआ। अरे इंसानियत नाम की चीज़ है आपके अंदर या नहीं? कैसे जानवरों की तरह आप माँ जी को घसीटते हुए ले जा रही हैं? उनका दर्द क्या आपको दिखाई नहीं देता? अगर आपकी माँ होती तो क्या आप उनके साथ भी ऐसा ही करती? ये लड़की औकात में रह अपनी, वरना क्या भाभी जी? और हमारा नाम सोनम है। हम आपके यहाँ नौकरी ज़रूर करते हैं, पर आपके गुलाम नहीं हैं। ये आप अपनी अमीरी का रौब कहीं और दिखाइएगा। और सोनम किसी के साथ भी गलत होते नहीं देख सकती, समझी आप? सोनम ने नीतू को गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा और सुलेखा जी का हाथ उसके हाथ से छीनकर उन्हें बिस्तर पर ले जाकर लेटा दिया और बोली, माँ जी आप अभी रुकिए, हम आपके लिए कुछ चाय बिस्कुट लेकर आते हैं, फिर हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। सोनम का अपनापन देखकर सुलेखा जी फूट फूट कर रोने लगी। उधर नीतू अपने गाल पर पड़े थप्पड़ को सहलाते हुए तभी से सोनम का ये रूप देखकर सुन्न खड़ी थी। एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फटाफट से सुलेखा जी को चाय बिस्कुट खिलाए और उन्हें अस्पताल लेकर गई। सुलेखा जी बोली, बेटा तू पराई होकर मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है? सोनम ने सुलेखा जी के आंसू पोंछे और बोली, माँ जी ये सब बातें बाद में, पहले आपका इलाज ज़रूरी है। सोनम ने अपने सारे जुड़े जुड़ाए तनख्वाह डॉक्टर को जमा किए और फटाफट से सुलेखा जी का इलाज शुरू करवाया। उधर सुलेखा जी बेड पर पड़े पड़े सोनम को आशीर्वाद दे रही थी और सोच रही थी कि मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया और इस बच्ची ने मुझे एक नया जीवन दिया। यही सोचते सोचते वो अतीत की तरफ खोई चली गई। सुलेखा जी अपने बेटे के पास जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। छोटी छोटी चीज़ बैग में डाल रही थी, तभी उसके पति उमाकांत जी बोले, अभी अभी तो रिटायर हुआ था, सोचा था तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊंगा, पर तुम्हें तो बेटे के पास जाने की जल्दी पड़ी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारा बेटे बहू के साथ रहना क्या सही होगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुलेखा जी बोली, आप पुरुष लोग कितना सोचते हैं। अरे बेटा बहू शिकायत नहीं करेगा, अब बुला रहा है अपने पास रहने के लिए, उसमें भी आप इतना सोच रहे हैं। चलिए पैकिंग करने में मेरी मदद कीजिए, वरना ट्रेन छूट जाएगी। इतना कहकर दोनों पैकिंग करने लगे और स्टेशन पहुंच गए। फटाफट अपनी सीट देखकर सुलेखा जी ने उस पर एक चादर डाल दी और उमाकांत बाबू ऊपर की सीट पर जाकर मैगजीन पढ़ने लगे। नीचे के सामने वाली सीट पर लगभग 80 साल की एक वृद्ध महिला आकर बैठी
और बातों बातों में सुलेखा जी से हाल चाल पूछने लगी। जब उन्हें ये पता चला कि सुलेखा जी अपने बेटे बहू के घर जा रही हैं तो उन्होंने कहा, बेटा बुरा न मानो तो एक बात बोलूं, क्या तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी है, पैसा कौड़ी, घर द्वार या और कुछ? सुलेखा जी बोली, अरे नहीं नहीं आंटी जी, ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। अभी 15 से 20 दिन पहले ही मेरे पति रिटायर हुए हैं। पिछले 10 साल से हम दोनों अकेले रह रहे हैं, बस कोई साथ रहने वाला नहीं है। बेटा बेटी मेहमान की तरह आते और चले जाते थे। पहले तो इनकी नौकरी थी, पर जैसे ही ये रिटायर हुए बेटे बहू ने कहा, सब कुछ बेचकर हमारे पास आ जाओ, सब साथ में रहेंगे। जिस घर को इतने प्यार से सजाया था उसे बेचने का मन नहीं किया तो उसे किराए पर लगा दी हूँ और बेटे बहू की बात भी रख ली, तो बस उन्हीं के पास जा रही हूँ। सुलेखा जी के चेहरे की खुशी देखकर वृद्ध महिला बोली, ईश्वर तुम्हारी खुशी बनाए रखे। जो तुम सोच कर जा रही हो ईश्वर करे वैसा ही हो। करीब आधे घंटे में ही उस वृद्ध महिला का स्टेशन आ गया। वो बोली, चलो मैं चलती हूँ बेटा, यहाँ गाड़ी बहुत कम समय के लिए रुकती है तो उतरने में भी दिक्कत हो जाती है। सुलेखा जी उन्हें सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतारी और हाथ जोड़कर उनसे विदा लिया। उनके जाते ही सुलेखा जी सोचने लगी कि वो महिला जाते जाते ये क्या कह गई कि जो सोच रही हो भगवान करे वैसा ही हो। लगता है उनके परिवार में कोई नहीं है, तभी तो इस उम्र में भी वो अकेली सफ़र कर रही हैं। अगर कोई होता तो इतनी वृद्ध महिला को अकेले सफ़र करने देता। चलो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आए दिन फ़ोन करते रहते हैं, और क्या चाहिए। जैसे ही ये रिटायर हुए पीछे ही पड़ गए कि सब कुछ बेचकर हमारे पास आ जाओ। सुलेखा जी सोचने लगी, आखिर उमाकांत जी बेटे बहू के पास क्यों नहीं जाना चाहते। बार बार ये क्यों कह रहे थे कि 10-15 दिन के लिए जाना और हमेशा के लिए साथ रहने में अंतर है। सुलेखा जी उन्हें बहुत समझाई थी, देखिए अभी अमित और नीतू नौकरी करते हैं, अभी जाकर अगर हम उनके साथ रहेंगे, उनकी गृहस्थी और बच्चे संभालने में उनकी मदद करेंगे, तभी तो बुढ़ापे में वो हमारे बारे में सोचेंगे। बेटा तो हमारा है, बहू तो पराई है, उसे अपना बनाना होगा। उमाकांत जी बोले, तुम मेरे लिए कर रही हो और मैं तुम्हारे लिए। इतना याद रखना, जो मतलब के लिए करते हैं वो कभी अपने नहीं होते, यही जीवन की सच्चाई है। सुलेखा जी बोली, आप कितना सोचते हैं। अरे बेटा बहू अच्छे नहीं होते तो क्या हमें अपने पास रहने के लिए बुलाते और मैं जाती। आप जाइए, ये लिस्ट लेकर बाज़ार से सारा सामान ले आइए। ये कुछ सामान बेटे के लिए और ज़्यादा सामान बहू के लिए, ताकि बहू अगर अपनी हो गई तो बेटा अपने आप अपना हो जाएगा। और एक बात बताओ, मुझे अगर बहू पर भरोसा नहीं होता तो मैं खुद भी यहाँ नहीं आती। जब भी फ़ोन पर बात करती है कितना आदर और सम्मान से बात करती है, और जब कभी हमारे पास आती है तो देखते हैं जी जी करके बात करती है। उमाकांत जी बोले, फ़ोन पर तो हर कोई अच्छे से बात करता है, और जहाँ तक बात रही यहाँ रहने की, ओ भला कितने ही दिन यहाँ रहती है। आने से पहले कहती है ससुराल आ रही हूँ और मायके चली जाती है, और जब वापस जाने का समय आता है तो मेहमानों की तरह मिलने चली आती है। सुलेखा जी बोली, आप भी ना, 3 साल शादी के हो गए, आज तक तो कुछ खराब नहीं बोली है। आप इतना क्यों याद रखते हैं। मुझे याद है अमित के कहने से पहले नीतू ने कहा था कि सब कुछ बेचकर यहाँ चले आइए। सोचते सोचते सुलेखा जी की आंख लग गई। गाड़ी एक एक करके अपने रफ्तार से चल रही थी। तभी उमाकांत जी की आवाज़ ने सुलेखा जी को नींद से जगाया। सुनो, सो गई क्या, चाय पियोगी। पीछे के डब्बे से चाय वाले की आवाज़ आ रही है। सुलेखा जी बोली, हाँ हाँ पीऊँगी ना, आप भी नीचे आ जाइए। उमाकांत जी एक सुलझे हुए इंसान हैं। अभी तो 37 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ। परिस्थिति चाहे जैसी भी आए
वो हमेशा सुलेखा जी के पीठ पर खड़े रहते थे और अब तो रिटायरमेंट के बाद उनका सारा वक्त पत्नी के लिए ही था। थोड़ी देर में मंजिल आ गई। स्टेशन पर बेटे, बहू और पोते को देखकर बहुत खुश हुई। तीनों को जी भर के आशीर्वाद दी और सब साथ में चले गए। 2 दिन बाद सुलेखा जी ने घर का पूरा मोर्चा संभाल लिया। झाड़ू पोछा वाली तो अच्छी थी, पर खाना बनाने वाली और बच्चे को संभालने वाली आया उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कई बार नीतू से उसे हटाने की बात की, पर बेटे बहू ने नहीं हटाया। इस बात पर सुलेखा जी ने उमाकांत जी से कहा, देखा हमारे बेटे बहू कितने अच्छे हैं, वो मेरे आराम के लिए सोचते हैं, और एक आप हैं कि कुछ भी सोचते हैं। 10 दिन बाद अमित और नीतू को दफ्तर के किसी काम से बाहर जाना था और उधर बच्चों को संभालने वाली ने छुट्टी ले ली। फिर क्या था, सुलेखा जी ने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और बोली, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, आखिर मैं भी तो बच्चे संभाले हैं और फिर ये तो 2 साल का है, इसी के बहाने मेरा समय भी कट जाएगा। सुलेखा जी का पोता गोलू बहुत दुबला पतला था, 2 साल का हो गया था, पर अभी तक चल नहीं पा रहा था। सुलेखा जी ने खूब मेहनत की, दिन भर में 3 बार उसके पैरों की मालिश करती और पौष्टिक आहार बनाकर खिलाती। देखते ही देखते उसने खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सीख लिया। जब 15 दिन बाद अमित और नीतू घर आए और बेटे को अपने पैरों पर खड़ा देखा तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। अमित बोला, अरे वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। फालतू में हम सेंटर से बच्चों को रखने वाली आया को रखते थे, इससे बेहतर तो आप इसका ख्याल रखती हैं। नीतू बोली, हाँ तो ये तय रहा कि अब केंद्र से कोई नहीं आएगी, मम्मी जी ही अब से अपने पोते का ख्याल रखेंगी। बेटे बहू की बातें उमाकांत जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर सुलेखा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन सुलेखा जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, बदन गर्म था और उनके पूरे बदन में दर्द हो रहा था। देखते देखते रात तक बुखार इतना बढ़ गया कि पैरासीटामोल या क्रोसिन भी असर नहीं कर रहा था। उमाकांत जी ने नीतू से कहा, बहू तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर होगा तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, वरना बच्चे को कौन संभालेगा। नीतू बोली, पापा जी आप भी हद करते हैं, आप तो घर में बैठे ही रहते हैं, आप संभाल लीजिए और मैं छुट्टी लेकर क्या करूँगी। मैं कोई आया नहीं हूँ कि मम्मी जी की मालिश करूँ और उन्हें खाना बनाकर खिलाऊँ। इतना कहकर वो चली गई। बेटा एक बार फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कमरे में आया और बोला, मम्मी जल्दी ठीक हो जाओ, वरना आपका इन्फेक्शन बच्चे तक में फैल जाएगा। उमाकांत जी बोले, बेटा अगर आसपास कोई मालिश वाली हो तो उसे बुला लो, तुम्हारी माँ को 2-4 बार तेल की मालिश होगी और अच्छे से खाना खाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। नीतू आकर बोली, पापा यहाँ मालिश वाली फ्री में मालिश नहीं करती, 1000 रुपये लेती है, और आप खुद कह रहे हैं कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, तो बेकार में पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। चलो अमित, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतना कहकर वहीं बच्चों की जिम्मेदारी भी उमाकांत जी पर डालकर चली गई। शाम में अमित और नीतू जैसे ही आए, अपने बच्चों को गोद में लेकर अपने कमरे में चले गए। एक बार भी माँ का हाल चाल पूछने नहीं आया। उमाकांत जी रसोई में जाकर मालिश का सामान ढूंढने लगे। तेल लिया, उसने लहसुन अजवाइन डालकर गर्म किया और जाकर सुलेखा जी के हथेली और तलवों में मालिश करने लगे। सुलेखा जी बोली, सुनो मेरे लिए थोड़ा सा काढ़ा बना दो, उससे मुझे बहुत राहत मिलेगी। उमाकांत जी रसोई में जाकर काढ़े की सामग्री ढूंढने लगे तो सोनम बोली, लाइए बाबूजी मैं बना देती हूँ। तभी अमित रसोई में आया और बोला, पापा जब मम्मी के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो मेरे और नीतू के लिए भी चाय बना दीजिए। इतना कहकर वो बेटे के साथ खेलने लगा। सोनम ने चुपके से चाय बनाई और बोली,
लो बाबूजी, इसे ले जाकर साहब और सबको दे दो। मैं ये काढ़ा माँ जी के लिए लेकर जा रही। फिर वो सुलेखा जी के पास गई, उन्हें अपने हाथों का सहारा दिया, उठाकर बैठाई और 2 बिस्कुट देकर काढ़ा दिया। जब तक काढ़ा पी रही थी तब तक सोनम उनके पैरों की मालिश करती रही। सुलेखा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगी, सच कहा था उमाकांत जी ने कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। यहाँ बहू एक बार भी पूछने तक नहीं आई, बेटा एक बार हालचाल पूछने को नहीं आया, और ये पराई होकर भी मेरे लिए इतना कर रही है। फिर मेरे बेटे बहू मेरे अपने कैसे हुए? क्या क्या सोच कर आई थी, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद ट्रेन में वो वृद्ध महिला इसीलिए कह रही थी कि जो सोच कर जा रही हो भगवान करे वैसा ही हो। सोनम के प्यार और मालिश ने असर दिखाई। 2 दिन बाद सुलेखा जी भली चंगी दिख रही थी। जैसे ही वो ठीक हुई, नीतू जाकर कहने लगी, मम्मी जी आप तो ठीक लग रही हैं, तो बताइए आज रात के खाने में आप क्या बनाएंगी? उमाकांत जी ने झट से कहा, बहू अभी तुम्हारी सास की हालत इतनी भी अच्छी नहीं हुई कि वो रसोई घर में खड़ी हो सके। सुलेखा तुम आराम करो। नीतू ने मुंह बनाकर बात बदल दिया और बोली, पापा जी हमने इस शहर में एक बहुत अच्छा सा 3 बेडरूम का घर देखा है। एक कमरे में आप लोग रहिएगा, एक में हम रहेंगे और तीसरा बच्चों के लिए होगा। तो बताइए कब चले उस घर को देखने? उमाकांत जी बोले, तुम्हारी मर्जी बहू, घर तुम्हारा होगा, तुम्हें जब लेना हो ले लो। अमित बोला, पापा घर तो हम ले लेंगे, पर जब तक आप मदद नहीं करेंगे घर कैसे ले पाएंगे? वो बोले, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। नीतू बोली, अरे पापा जी इनके कहने का मतलब आप जो अपने घर को बेच कर आए हैं, रिटायरमेंट के पैसे भी मिल गए होंगे, तो अगर आप मदद कर देते तो हम यहाँ जल्दी से जल्दी फ्लैट ले लेते। वैसे भी देवर जी को ससुराल से इतनी संपत्ति मिली है कि वो एक बार भी आपसे मांगने नहीं आएंगे। देखिए ना, तभी तो आपको आए हुए यहाँ इतने दिन हो गए, उन्होंने एक बार फ़ोन तक नहीं किया, तो आप हमारी मदद कर दीजिए। उमाकांत जी सुलेखा जी की तरफ देखे तो सुलेखा जी बोली, अच्छा बहू इसीलिए तुम कह रही थी कि वहाँ से सब कुछ बेच कर आ जाइए। नीतू हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी आप तो बहुत समझदार हैं, आप मेरी बात समझ रही हैं ना? सुलेखा जी बोली, बहू हमने अपना मकान बेचा नहीं बल्कि किराए पर चढ़ाया है। जिस मकान में हमने जीवन के इतने साल गुजारे हम उसे क्यों बेचेंगे? और उनके रिटायरमेंट का पैसा ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उसे हम किसी और पर कैसे खर्च कर सकते हैं? तुमने हमें यहाँ रहने के लिए क्या इसलिए बुलाया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब तुम हमें अपने साथ रखोगी? तब तो हमें माफ़ करो बेटा, हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। नीतू अमित को बोली, सही कहा था तुमने, इन लोगों को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फालतू में हमने अपना समय और पैसा बर्बाद किया। नीतू झट से बोली, ठीक है मम्मी जी, जब आपको यहाँ रहना ही नहीं है तो समय क्यों बर्बाद करना? अमित इनको कल जाने का टिकट करवा दो। इतना कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन अंदर जाकर नीतू ने सोचा, अगर ये चली गई तो सारा पैसा फिर हमारे हाथ नहीं लगेगा। उसने अगले दिन उन्हें रोकने का प्लान बनाया और सुलेखा जी के कमरे के आगे तेल बिखेर दिया। सुलेखा जी को दिखाई नहीं दिया, जिस कारण फिसल कर गिर गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। अमित से उमाकांत जी ने जब सुलेखा जी को अस्पताल ले जाने की बात की तो वो बोला, रोज़ रोज़ के पैसे से मैं तंग आ गया हूँ। ऐसा कीजिए, हाथ में कटोरा लीजिए और बाहर सड़क पर बैठ जाइए, कोई न कोई तो आपकी मदद कर ही देगा। इतना कहकर बेटे ने अपने दरवाज़ा बंद कर लिया तो उमाकांत जी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोले और पैसों का इंतजाम करने गांव चले गए। तभी माँ जी देखिए बाबूजी भी गांव से आ गए हैं
और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सोनम ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। तो उमाकांत जी ने सोनम के सिर पर हाथ फेरा और उसको ढेर सारा आशीर्वाद देकर शुक्रिया अदा किया। ठीक होने के बाद जब सुलेखा जी और उमाकांत जी घर पहुँचे तो अमित अपनी माँ से बोला, माँ आपने ये अच्छा नहीं किया, हम तो आपके भरोसे थे। इतना सुनते ही सुलेखा जी ने जोरदार थप्पड़ अमित को लगाया और बोली, तुझ जैसे लालची बेटे से अच्छा होता मैं बे औलाद रहती। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है, कम से कम कुछ करता नहीं है तो मांगता भी नहीं है। सही कहते थे तुम्हारे पापा, जब तक अपना शरीर है कभी बच्चों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। गलती मेरी थी, अब मुझे सीख मिल गई है। अब दोबारा गलती नहीं करूँगी। अपने ही औलाद को पहचानने में मैं कैसे भूल करती। चलिए जी, सामान बांधिए, हम अपने घर चलते हैं। एक समय था जब यहाँ हमारे बच्चे रहते थे, पर समय और लालच ने उन्हें पराया कर दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अपने ही बच्चों को पहचानने में मैं कैसे भूल करती। दोनों अपना सामान बांध रहे थे। उतनी ही देर में उमाकांत जी ने अपने वकील को फ़ोन करके कहा, वकील साहब मेरी वसीयत तैयार है और उस वसीयत में मेरी जितनी भी संपत्ति है उन सभी चीज़ों में से अपने दोनों बेटों बहू को बेदखल करता हूँ। जब तक हम जिंदा है वो संपत्ति हमारी रहेगी, मैं नहीं रहा तो वो सुलेखा की होगी, और जब हम दोनों ही नहीं रहेंगे तो सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दे दीजिएगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। दरवाजे पर कान लगाए उमाकांत जी की बहू सब सुन रही थी। वो जाकर पति को बताई तो अमित दौड़ा दौड़ा आया और पिता से माफ़ी मांगने लगा। उमाकांत जी बोले, बेटा अब कोई फ़ायदा नहीं है, तीर कमान से निकल चुका है। तुमने क्या सोचा था, तुम अपने माँ बाप को ठग लोगे? अरे सीधे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं। क्या हमारे माथे पर नासमझ लिखा है? मैं तुम लोगों की तरह बार बार नहीं कहता, पर मेरा दिया हुआ झटका तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। एक तुम्हारा भाई है जो घर जमाई बनकर अपने सास ससुर की सेवा में लगा है, उसे भी एक समय में अपने माँ बाप की याद आएगी। और तुम तो मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया। निकलते निकलते वो अपने पत्नी से बोले, अच्छा किया जो तुम हमें ज़बरदस्ती ही सही पर यहाँ ले आई। कम से कम आँखों से पर्दा तो उठ गया। सारी सच्चाई सामने आ गई कि हमारे बेटे हमारे लिए क्या सोचते हैं। अब जीवन भर उनकी शक्ल देखने के लिए कभी मुझसे मत कहना। अब ये मान कर चलो कि दुनिया में मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए। बस हमें अब अपने बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं, और जिस दिन हमारा शरीर नहीं काम करेगा हम नौकर चाकर रख लेंगे, मगर ऐसे बेटों से तो कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। चलो चलते हैं। बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जो सोचा था सब उसका उल्टा हो गया। अब अफसोस के सिवा उनके हाथ कुछ नहीं लगा। दोनों सर पकड़ कर बैठ गए और अफसोस करने लगे। जितने उत्साहित होकर वो दोनों बेटे बहू से मिलने आए थे, उतने ही उदास होकर लौटने लगे। ट्रेन में उस वृद्ध की बात याद आ रही थी। क्यों उन्होंने उमाकांत जी की बात नहीं मानी? सच ही तो कहा उन्होंने कि पति पत्नी एक दूसरे का आखिरी तक सहारा होते हैं। कई बार अपने ही बच्चे को पहचानने में हमसे भूल हो जाती है, क्योंकि माँ बाप निस्वार्थ भाव से अपना फर्ज निभाते हैं। उन्होंने 2 दिन बाद सोनम का भी टिकट करवा दिया, उसे भी अपने पास बुला लिया और बोले, सोनम क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी बेटा? सोनम बोली, क्यों नहीं बाबूजी, आप लोगों के साथ रहना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।
उस दिन से सोनम उन दोनों की बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह सेवा करने लगी। उमाकांत जी और सुलेखा जी भी सोनम को अपनी बेटी की तरह प्यार करते और एक वक्त आया जब उमाकांत जी ने इसका एक अच्छे से घर में रिश्ता करवाया और अपना सब कुछ अपनी उस बेटी के नाम कर दिया। सोनम ने भी जिंदगी भर उमाकांत जी और सुलेखा जी की जिम्मेदारी उठाई और हमेशा उन्हें अपने साथ रखा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।